लेकिन साहब जब जरदारी साहब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त तो लग रहा था कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे फरियाल तालपुर साहिबा की भी गिरफ्तारी हो गई है। जो चेयरमैन नैब का इंटरव्यू था उससे लगा, जिसका उन्होंने डिनायल तो दे दिया मगर फैक्ट उसी के मुताबिक होते आए कि फरियाल तालपुर साहिबा शायद ना गिरफ्तार हो खातून होने की वजह से, मगर आज हो गई। तो स्ट्रैटेजी आपकी वही होगी जो जरदारी साहब की गिरफ्तार होने के बाद थी, या कोई तब्दीली आएगी फरियाल तालपुर साहिबा के गिरफ्तार होने के बाद? शाहजेब, ये बात तो ठीक है कि फरियाल तालपुर साहिबा कभी इस तरह मुकदमा में गिरफ़्तार पहले नहीं हुई, लेकिन जब से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, तकरीबन आज कोई 20-25 साल उनको हो गए हैं, तो उन्होंने भी बहुत सख्त हालात देखे हैं। और एक वक्त वो भी था कि उनके वालिद भी, उनके भाई भी, उनके शौहर भी तीनों जेल में रहे और वो अकेली जो हैं वो उनके मुकदमात को लड़ती रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनकी गिरफ़्तारी से कोई उनके हौसले टूटने वाले हैं, लेकिन शायद एक हथकंडा ये हो सकता है कि उनको गिरफ़्तार करके आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर कोई जो है वो दबाव डाला जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि ये पहले से हमें अंदाज़ा था, इम्कान था इस बात का, तो शायद मेंटली तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब भी और फरियाल तालपुर साहिबा भी इसके लिए तैयार थी। और बहरहाल हम मुकदमात का सामना करेंगे अदालतों में, और मुझे तो चूँकि बहुत सारा पता है मुकदमात का जो उनके ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, मैं 100% मुतमईन हूँ कि अदालतों ने इंसाफ़ किया और उनके सामने जब सारे हक़ाइक़ आएंगे तो ये नैब को भी रुसवाई होगी और मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर रही है उनको भी रुसवाई होगी। सब अगर हक़ाइक़ आपके सामने हैं और आपको हक़ाइक़ का पता है तो हक़ाइक़ के साथ मीडिया पर दिफा नहीं करते ना बिलावल भुट्टो जरदारी, ना आसिफ जरदारी साहब खुद, ना आप लोग। वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, नैब कॉम्प्रोमाइज्ड है ये बात करते हैं। अगर आपने देखे हैं हक़ाइक़ तो अवाम को बताएं हक़ाइक़। अब मीडिया पर नहीं बता पा रहे, अदालत को बताने के लिए हैं आपके पास हक़ाइक़, क्योंकि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है आप लोगों के पास जो आप लोगों पर इल्ज़ामात है उसका। नहीं, देखें, ये जो केस है, ज़ाहिर है जो वकील जिस अंदाज से केस तैयार करता है वो मुख्तलिफ होता है। मैं जिस अंदाज में आपके सामने बात करूँगा वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। लेकिन चूँकि मुझे पता है और आपको भी कुछ चीज़ें इल्म में ज़रूर हैं, आप काफ़ी इस चीज़ को फॉलो करते रहे हैं कि ये जो जाली अकाउंट्स का केस था उसके अंदर कोई पहले तो 14 अरब और फिर पता नहीं 4-5 अरब और उससे सुकड़ते ये जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर 2 चेक्स हैं जो 1.5 करोड़ के हैं। वो कहते हैं जी उन अकाउंट्स में से इधर आए हैं, इनके अकाउंट्स में। मैं ये बता दूं कि जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक रजिस्टर्ड कंपनी है। SCCP के साथ भी उसके सारे जो एनुअल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे शेयर होते हैं। FBR में इनके एनुअल रिटर्न्स फाइल होते हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो छुपाई जा सके, उनकी हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। तो मैं तो समझता हूँ कि कोई इंतहाई बेवकूफ़ तरीन आदमी होगा कि कोई जाली अकाउंट से पैसे किसी अपने ऐसे अकाउंट में मंगवाए जिसकी हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होता है और क्रॉस चेक के ज़रिए सारी पेमेंट्स होती हैं। तो ये उन अकाउंट से आए ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ कि ना आसिफ अली जरदारी साहब को, चूँकि उनका तो ताल्लुक ही नहीं बनता, फरियाल तालपुर साहिबा क्योंकि उनकी सिग्नेटरी हैं, तो ना उनको ये पता था कि ये कोई अकाउंट फेक हैं या किसी और के नाम पर चल रहे हैं। जिनके अकाउंट हैं वो उसको ओन करते हैं, उन अकाउंट से पैसे आएँ वो भी किसी ख़ास मद में आएँ। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात पर अगर आप आसिफ अली जरदारी जो साबिक़ सदर हैं उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं, उनकी सिस्टर जो MP हैं उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि जाली अकाउंट से कोई इनके अकाउंट में पैसे आए थे। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का यार किसको नहीं पता केस शाहजेब, उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग की, उन पर साबित हुई, उन्होंने जुर्माने भरे, सुप्रीम कोर्ट में वो सारी चीज़ें सामने आईं। उस पर नैब नहीं पूछता उनसे कि भाई ये तुमने अपने नौकरों के नाम पे जो अकाउंट खुलवाए थे उनमें करोड़ों रुपए कैसे आ गए। हमारा एतराज़ ये है भाई हमसे पूछना है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, हमारे ऊपर साबित होता सज़ाएं दे दो। लेकिन उसी कानून के तहत अगर परवेज़ खटक का नाम आता है, परवेज़ इलाही का नाम आता है, असद कैसर का नाम आता है, खुसरो बख्तियार का नाम आता है, इनके और लीडर्स के नाम आते हैं, उस पर जो है वो बिल्कुल चुप सूख जाती है नैब को, उस तरफ इनके पर जलते हैं जाते। आपका एक एतराज़ है मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से और आपके एतराज़ पर सवाल नहीं कर रहा, आपके नैरेटिव पर सवाल हो रहा है कि हुकूमत की वाज़ेह तौर पर कोशिश है कि ये नैरेटिव बिल्ड हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़, आप सब इसलिए बोलते हैं ताकि वो शरीफ ख़ानदान को बचा लें, आप लोग जरदारी ख़ानदान को बचा लें। तो ये नैरेटिव जीतेगा या आप लोगों का कि हम ये सब इसलिए नहीं करते हैं, हम तो इसलिए करते हैं कि हम आवाम को इस हुकूमत की महंगाई और मुआशी पॉलिसीज़ से बचा लें। तो किसका नैरेटिव जीतेगा, उनका या आपका? नहीं, मैं इससे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो गिरफ्तारियाँ ऐसे दिनों में की गई हैं जब ये बजट के आसपास हुई हैं सारी, उसका एक बुनियादी सबब हमें तो यकीन है यही है कि जो कुछ इन्होंने पिछले 10-11 महीने में इस मुल्क के लोगों के साथ किया है, और आप किसी शख्स से पूछ लें, गरीब से गरीब आदमी हो या बिजनेसमैन हो, कोई आदमी जिस शोबे से वाबस्ता उससे पूछ लें, बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी उन्होंने पूरे मुल्क की मईशत की। लेकिन जो बजट वो लेकर आए, उस बजट में IMF के साथ जो उनका मुआहदा हुआ उसकी वजह से लोगों की जो रही सही थोड़ी बहुत अगर सांस लेने से थे तो वो भी निकाल के रख दी है।
बुनियादी मकसद ये है कि इस बजट के ऊपर और जो मुआशी दहशतगर्दी पीटीआई इस मुल्क में लोगों के साथ कर रही है उस पर लोगों की तवज्जो ना हो और वो सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ ज़रदारी की गिरफ़्तारी पे, तो हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी पे, तो फरियाद टाइपल की गिरफ़्तारी पे और उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उस पर बहस होती रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आप कह रहे हैं ना, ठीक है, एक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम लोग अपने लीडर्स की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हम लोगों के जो जुल्म हो रहा है उनके साथ जो महंगाई है उस पर बात करना चाहते हैं, उस पर एहतजाज करना चाहते हैं, उस पर लोगों से रब्ता करना चाहते हैं। तो ये फ़ैसला तो लोगों ने करना है ना। शाहज़ेब हुकूमत कुछ भी कह ले, जो इस मुल्क के करोड़ों लोग उनकी पॉलिसीज़ की वजह से मुतासिर हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं, गरीब आदमी तो मर गया, लिटरली मर गया है, जो मिडिल क्लास थी वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है इस मुल्क के अंदर से। तो वो तो फैसला कर सकते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो भाई, बिलावल साहब ने तो खुद कहा कि अगर आप आवाम दोस्त बजट ले आते हो, आवाम के लिए कुछ रिलीफ लेकर आ जाते हो, तो मैं उस बजट को मंजूर कराने में आपकी मदद करूँगा। आपने आसिफ अली ज़रदारी को पकड़ लिया, मुझे भी पकड़ लो, लेकिन कम अज़ कम आवाम को तो रिलीफ दो ना कोई। लेकिन अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलती और ये समझते हैं कि इन गिरफ्तारियों की वजह से हम खामोश होकर बैठ जाएंगे या हम खौफजदा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम ठीक है जो कानूनी जंग अदालतों में लड़ेंगे, लेकिन हम इस मुल्क के आवाम को ये बताएंगे कि जब हम उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके इशूज़ पर बात करना चाहते हैं, उनके हुकूक पर बात करना चाहते हैं, तो ये हुकूमत किस तरह से ओछे हथकंडे इख्तियार करती है और अपने जो आवाज़ आवाम के साथ नहीं उठती है उसको दबाने की कोशिश करती है। कहा कि जहनी तौर पर फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी के लिए भी आप लोग तैयार थे, और किस किस के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं आप? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं, उनका मुतबादिल भी सोच चुके हैं। किस किस बात के लिए तैयार हैं, किस किस गिरफ्तारी के लिए? शायद देखिए, जब आसिफ अली ज़रदारी साहब गिरफ़्तार हो जाएँ और फरियाल टालपुर साहब गिरफ़्तार हो जाएँ तो फिर इस हुकूमत से, इस नैब से तो कोई बैद नहीं है। हमने तो ये बिल्कुल महसूस कर लिया है 100% कि ये हुकूमत जिसको चाहेगी नैब के ज़रिए गिरफ़्तार करवा लेगी। अब उसमें शायद मैं भी आ जाऊँ, कोई और भी आ जाए, जिसको चाहे जिस कानून में गिरफ़्तार कर लें। आपने वो FIR पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के ख़िलाफ़ काटी गई है। मतलब अजीब बेतुकी किस्म की FIR काट दी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो ख़ुद हंसते हुए अपनी मर्ज़ी से जब उनको बुलाया गया कि गिरफ़्तारी के लिए जाना है तो वो चले गए। इल्ज़ाम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पे ये लगा कि वो कुछ लोगों के साथ मिलकर आसिफ अली ज़रदारी को नैब की हिरासत से छुड़वाना चाहते थे और उन पर FIR काट दी। जुर्म सिर्फ ये है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो है वो तर्जुमान है और वो बात करता है जो चेयरमैन साहब करना चाहते हैं। अब इस तरह अगर देखें ना, घटिया FIRs काट के हथकंडे इस्तेमाल करके आप लोगों की ज़बाबंदी करना चाहेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई उनका मकसद हासिल होगा। पीपल्स पार्टी का जो मिजाज है, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का जो मिजाज है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो मिजाज है, हम इस किस्म के दबाव में शायद ज़्यादा खुलकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये हम साबित करेंगे। और वो जो आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम में से हर आदमी ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार है कि हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुकूमत कर सकती है। रियाज सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ये बयानिया है कि नैब को इस्तेमाल कर रही है हुकूमत और ये सब काम कर रही है, एक तरफ अपोजिशन का बयानिया है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, दो बयानिए हैं, आपके ख्याल में किसका बयानिया जीत रहा है? अपोजिशन का कि ये हुकूमत विक्टिमाइज़ कर रही है अपनी बुरी कारकर्दगी को छुपाने के लिए, या फिर हुकूमत का कि ये हमारी कारकर्दगी की और आवाम की इनको फिक्र नहीं है, अपने जो करप्शन है उसको बचाने के लिए सब कर रहे हैं? देखिए, जो मैं बतौर एक सहाफ़ी के पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, हुकूमत की, अपोजिशन की जो परफॉर्मेंस होती है, उसको मैं जो पिछली 3 दहाइयों से देख रहा हूँ, तो ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो बजट इजलास को चलाने में सीरियस दिखाई नहीं देती। क्योंकि बजट इजलास को चलाना, उसको कंटिन्यू रखना, उसको पाया तकमील तक पहुँचाना और बजट मंजूर करवाना, ये हर हुकूमत की एक प्रायोरिटी होती है। उसके लिए हुकूमत जो होती है वो बहुत कंप्रोमाइज़ करती है, अपोजिशन के साथ बातचीत करती है, अपोजिशन को बहुत सी स्पेस भी देती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बजट इजलास शुरू होता है, जिस दिन बजट पेश होना है तो उस दिन 2-3 गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, उससे माहौल जो है उसमें टेंशन हो जाती है। उसके बाद अगर अपोजिशन जो है उसके भी रवैये का हम जायज़ा लें तो वो भी जो है वो धक्कम पेल करती है, बजट दस्तावेज़ात फाड़ फाड़ के प्राइम मिनिस्टर की तरफ फेंकती है। तो मुझे लग ये रहा है कि ना तो जो अपोजिशन है वो प्रॉपर तरीके से पार्लिमानी रवायात के मुताबिक उसने इख्तिलाफ राय किया, और ना ही हुकूमत ने एक हुकूमत होने के नाते बिहेव किया है। और ये अजीब व गरीब बात है कि हुकूमत जो है वो बजट इजलास चलाने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। बजट इजलास सैटरडे को भी चलता है, लेकिन आज जो कायम मुकाम स्पीकर थे उन्होंने मंडे तक इजलास मुलतवी कर दिया है। तो मुझे लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो बजट
इजलास में बजट मंजूर करवाने से ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग पे ज़्यादा उसका फोकस है, क्योंकि अगर बजट पेश करने वाले दिन अपोजिशन ने हुकूमत के साथ बदतमीज़ी की, प्राइम मिनिस्टर के साथ बदतमीज़ी की, तो अब जो हुकूमत के वुज़रा हैं वो अपोजिशन लीडर और जो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबरान हैं वो उनके साथ भी उसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी भी तकरीर में इंटरप्ट करते हैं, उनके साथ भी बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्योंकि हुकूमत के स्टेक्स ज़्यादा हैं, हुकूमत जो है उसने बजट मंजूर करवाना है, तो अगर बजट इजलास नहीं चलेगा तो अपोजिशन को नुकसान कम है, हुकूमत को नुकसान ज़्यादा है। लिहाजा ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट लूज़र जो है विल बी द गवर्नमेंट। अगर आप समझते हैं, क्योंकि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, दूसरी तरफ ये कोशिशें भी हैं कि बजट पास ना हो। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैंगल साहब बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, उनसे मिले भी पीपल्स पार्टी का वफ्द जाकर। साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी MQM को ताना दे रहे थे कि आप इस किस्म के बजट को वोट देंगे और बजट नहीं पास होगा तो जाहिर फिर हुकूमत नहीं रह सकती। तो क्या इस बात की कोशिश है अपोजिशन जमातों की तरफ से और मुतहरिक हैं इस हवाले से? देखें, अपोजिशन की जो दो बड़ी पार्टियां हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बज़ाहिर कौमी असम्बली के अंदर तो ये मिलजुल के आपको एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर इनका आपस में वो कोऑर्डिनेशन का लेवल मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। आज मैंने पार्लियामेंट हाउस में काफ़ी वक्त गुजारा और दोनों अतराफ़ के जो लोग हैं उनके साथ बैकग्राउंड में गुफ्तगू भी करता रहा। तो दोनों जो पार्टियां हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देख रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता है मुस्लिम लीग नून के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तौर पर ये फैसला कर चुकी है कि उसने एहतजाज करना है। मुस्लिम लीग नून में दो तरह की आरा पाई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून में जो एक बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत से सीनियर लोग शामिल हैं, वो चाहते हैं कि जून का जो आखिरी हफ्ता है, जून के आखिरी हफ्ते में पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाए, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है धरने की कॉल दी जाए। लेकिन एक जो अकलीती ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर, कुछ संजीदा लोग जो है वो ये समझते हैं कि हमें सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना चाहिए, अभी बाहर एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान है वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी मेरे साथ आए या ना आए, मैं कोयटा में और पेशावर में जलसे करूंगा और उसके बाद मैंने इस्लामाबाद की तरफ आना है। कल मौलाना फजलुर रहमान की दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी को बातचीत होने वाली है, तो कल कोई फैसला जो है वो सामने आएगा। उनका सलाह मशवरे का सिलसिला भी चलेगा। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनका रब्ता होगा, फजलुर रहमान साहब का बिलावल साहब के साथ भी रब्ता होगा। लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ में कुछ ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है। दोनों ये समझ रही है कि शायद ये पार्टी जो है वो मुझे ब्लफ ना कर दे, वो पार्टी इसे ब्लफ ना कर दे। लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं अगर उनको कोई यूनाइट कर सकता है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है, और इसीलिए आप आजकल मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी की अफवाहें भी सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना साहब के हवाले से उनसे सवाल भी हुआ तो वो नैब के और केसेस के हवाले से सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया, मुस्तरद किया कि कोई भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या मामला आगे बढ़ सकता है। सख्त रवैया उनकी तरफ से अपनाया गया। आज 3 मरतबा कौमी असम्बली का इजलास शोर शराबे की नज़र हुआ। इजलास की कार्रवाई रोकनी पड़ी। तीसरी मरतबा शुरू होने वाले इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने की। शहबाज शरीफ से डिप्टी स्पीकर ने बजट पर बहस के आगाज़ का कहा तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर से दरख्वास्त की कि MMA के अराकीन को नामूसे सहाबा के मामले पर बात करने का मौका दिया जाए। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक आप बात करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ तकरीर का आगाज़ नहीं कर सके। असम्बली के माहौल से ऐसा लग रहा था कि ना अपोजिशन बात करना चाह रही है और ना ही हुकूमती अराकीन अपोजिशन को सुनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का खिताब शुरू होते ही अराकीन असम्बली नशिस्तों से खड़े हो गए। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक दिया तो MMA के अराकीन असद महमूद और मौलाना वासे खड़े हो गए, जिस पर शहबाज शरीफ नशिस्त पर बैठ गए। इस दौरान डिप्टी स्पीकर हाउस इन ऑर्डर का कहते रहे, लेकिन शोर बढ़ता गया। डिप्टी स्पीकर ने नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल और रहनुमा पीपल्स पार्टी नाराबानी खर को ऐवान में वीडियो बनाने से रोका। अपोजिशन और कभी हुकूमती अराकीन की जानिब से जुमलेबाजी की जाती। शहबाज शरीफ फ़ौरन नशिस्त पर बैठ जाते। डिप्टी स्पीकर के बार बार कहने पर जब शहबाज शरीफ ने बात शुरू की और कहा कि वो इस शर्त पर तकरीर का आगाज़ कर रहे हैं कि उनके बाद MMA के अराकीन को नामूसे सहाबा के मौजू पर बात करने का मौका दिया जाएगा। हाउस को इन ऑर्डर करवाएं, वगैरह मैं इसमें तकरीर नहीं करूंगा। अब अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं, कैमरा इनसे लें, जो भी यहाँ पे वीडियो बना रहा है
एहसन इकबाल साहब, ये वीडियो डिलीट करें आप। आपसे इस बहस का आगाज होगा, उनको मैंने नहीं देना इस टाइम, आपसे मैंने इब्तदा करानी है जी। आप जो है वो बैठ जाएं, मौका है पूरा, आपका माइक ऑन है, कोई नहीं खड़ा जी अभी। आप अभी बात करें। 28 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, कभी इस तरह नहीं हुआ कि 27 मिनट से एक का नाम पुकारो और तकरीर नहीं करें। चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब बैठ जाएं जी। मेहरबानी करके मैं यहाँ बैठा हूँ, आप हाउस को इन ऑर्डर करवाएं तो फिर मैं बात करूँ। ईवान की कार्रवाई बरोज़ पीर 17 जून 2019 को दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। इजलास के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा ऐवान से बाहर आए, मीडिया से बात की, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी मीडिया से बात की और इसी मौजू पर बात की। वही गुस्ताखी की बातें की गई, गुस्ताखी मजहब की बातें की गई, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की मिसाल एक बार फिर सामने आई। नून लीग ने माजी, अपने हालात और अपने खिलाफ होने वाली सियासत से कुछ नहीं सीखा। दावे करते हैं कि वो बदल गए हैं, नजरियाती हो गए हैं, मगर फिर वही हरकत, मजहब का सियासत में इस्तेमाल करके मुखालिफ को मुतनाज़े बनाने की कोशिश। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, यही कार्ड नून लीग के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने भी इस्तेमाल किया, दूसरी जमातों ने इस्तेमाल किया। मजहब के नाम पर सियासत की गई, नून लीग के खिलाफ मजहब का इस्तेमाल हुआ। उस वक्त इस्लामाबाद में धरना दिया गया, कुफर के फतवे जारी किए गए, एक वफाकी वजीर को इस्तीफा देना पड़ा, वज़रा पर हमले हुए, एहसन इकबाल पर गोली चलाई गई, ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर जूता उछाला गया, मजहब के नाम पर नफरत की सियासत की गई। उस वक्त इमरान खान जलसों में और मुख्तलिफ तकारीब में मजहब को बुनियाद बनाकर नून लीग पर साजिश के इल्ज़ामात लगाते रहे, नफरत की सियासत को हवा देते रहे और अब खुद नून लीग वही सब कुछ करने जा रही है, वही सब कुछ जिसका नतीजा नून लीग ने खुद भी भुगता था और कहते थे कि हम इस किस्म की सियासत नहीं करेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं रही। पीपल्स पार्टी की क़यादत का दावा है कि वो प्रोग्रेसिव जमात है, वो कभी मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी की जान को खतरे में नहीं डालेंगे, फतवे नहीं जारी करेंगे, गुस्ताखी के इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे। मगर आज पीपल्स पार्टी भी ये कार्ड खेलती दिखाई दी। कई घंटे गुजर गए मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, अपने रहनुमाओं को ना मना किया, ना उनके बयानात से फासला इख्तियार किया। ये बात सियासी जमातों को समझना होगी, अब अपोजिशन में ये दोनों हैं तो इनको समझना होगी और बाकी हुकूमती जमातों को भी समझना होगी कि कुफ्र के फतवे, सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल, तौहीन के इल्ज़ामात कभी किसी के काम नहीं आते। ये वो कार्ड है जो पलट कर आता है, इसके नुकसान से कोई नहीं बच पाता, कोई महफूज नहीं रह पाता। वक्ती तौर पर शायद कोई फ़ायदा हो जाता है मगर मुल्क को नुकसान होता है, मुआशरे का नुकसान होता है, नफरत परवान चढ़ती है जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि एक दिन अपोजिशन आगे बढ़कर शायद हुकूमत में आ जाए मगर मुल्क पीछे ही जाएगा, क्योंकि आप फिर जो बोएंगे वो ही काटेंगे। माजी में जो बोया था, हुकूमत में आकर काटा था, अब जो तहरीक इंसाफ ने किया आप उसके खिलाफ वही कर रहे हैं, तो आज आप जो कर रहे हैं वही आपके खिलाफ होगा। आप सब आगे बढ़ते जाएंगे, मुल्क पीछे जाता जाएगा।